नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये एक त्रिया चरित्र की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होगा, कभी भी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, हमेशा आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। जिस घर में पति अपनी पत्नी पे शक करता है और पत्नी अपने पति पे शक करती है, प्रिय दर्शकों, ऐसे पति पत्नी को ये कहानी जरूर सुनना चाहिए। यदि आप पूरे मन से और पूरी लगन से इस कहानी को सुनते हैं और इस कहानी पे बताई हुई बातों पर यदि अमल करते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपका जीवन सुखमय होगा। आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कलह उत्पन्न नहीं होगा, कोई घर विवाद नहीं होगा। और प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है कि जिस घर में पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आए दिन कलह उत्पन्न होता रहता है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है, दुख दरिद्रता निवास करती है। इसलिए हर घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है। जहां सुख शांति होती है वहां पे मां लक्ष्मी निवास करती है, उन लोगों का भाग्य बहुत जल्द उदय होता है। इसलिए इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी और आपको बताते हैं कि त्रिया चरित्र कैसा होता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था, अपने पुत्र का नाम मांगीलाल रख देता है। प्रिय दर्शकों, अब उस सेठ का लड़का मांगीलाल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और सेठ धीरे धीरे बुजुर्ग होता चला जाता है। सेठ अपने पुत्र की शादी बड़े धूमधाम से करता है। सेठ अपने मित्र की लड़की से ही अपने पुत्र की शादी करता है। कुछ दिनों बाद में सेठ बड़ा बुजुर्ग हो जाता है और सेठ की मृत्यु हो जाती है। सेठ की मृत्यु होने के पश्चात सेठ का पुत्र मांगीलाल अपने पिता के संपूर्ण कारोबार का भार संभालता है, अपने पिता के बिजनेस को संभालता है। प्रिय दर्शकों, मांगीलाल अपने पिता के बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा देता है। अपनी पूरी जी जान से अपने पिता के बिजनेस को संभालता है और पिता के बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचा देता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही मांगीलाल अपने पिता के बिजनेस को संभालता है और बिजनेस के सिलसिले में मांगीलाल अब थोड़ा घर से दूर रहने लगता है। जब तक मांगीलाल का पिता जीवित था तब तक मांगीलाल अपने घर पे पूरा समय दिया करता था, अपनी पत्नी को पूरा समय देता था। लेकिन मांगीलाल का पिता खत्म होने के बाद मांगीलाल अब घर पे कम समय देता है। बिजनेस के सिलसिले में अक्सर रोज बाहर रहता है। प्रिय दर्शकों, महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए अपने घर पे आता और 1-2 दिन अपने घर पे रुकने के बाद फिर से बिजनेस के सिलसिले में बाहर चले जाता। इसी तरीके से मांगीलाल का जीवन व्यतीत होने लगा। उधर मांगीलाल की पत्नी रोज अपने पति का इंतजार किया करती, लेकिन मांगीलाल महीने 2 महीने में अपनी पत्नी को 1-2 दिन का समय दे पाता था। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना कि भूख हर इंसान को लगती है। मांगीलाल की पत्नी भी अपने पति का इंतजार करती, रोज अपने पति का इंतजार करती, लेकिन मांगीलाल बिजनेस के सिलसिले में हर समय बाहर रहता। अब मांगीलाल की पत्नी भी अपने पति का इंतजार करती और हर समय यही सोचती कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं दे पाता है। यही सोचकर मांगीलाल की पत्नी भी बड़ी दुखी रहने लगी। प्रिय दर्शकों, अब मांगीलाल की पत्नी यह सोचती है कि मेरा पति मुझे समय नहीं दे पाता है, इसलिए मुझे इसका कुछ इंतजाम करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मांगीलाल की पत्नी इस तरह से अपने मन में विचार करती है और सोचने लगती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
प्रिय दर्शकों, तभी एक मणिहारा उसी नगर में चूड़ियां बेचने के लिए आता है। अब वो मणिहारा मांगीलाल के घर के नीचे आके और आवाज लगाता है। तब मांगीलाल की पत्नी उस मणिहारी की आवाज को सुनती है और अपने महल से नीचे उतर के आती है। प्रिय दर्शकों, नीचे उतर के आने के बाद मणिहारी को देखती है तो मणिहारी बड़ा सुंदर था, बड़ा हट्टा कट्टा था। मणिहारी को देखकर मांगीलाल की पत्नी सोचने लगती है कि ये नौजवान बड़ा सुंदर है और बड़ा हट्टा कट्टा है। यही सोचकर मांगीलाल की पत्नी अपने दिल में कुछ अरमान सजाने लगती है। तभी मणिहारी मांगीलाल की पत्नी का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि सेठानी, बताइए आपको कौन सी चूड़ी पसंद है जो मैं आपको पहना दूं। प्रिय दर्शकों, तभी मांगीलाल की पत्नी उस मणिहारा से कहती है कि जो तुम्हें अच्छी हो वो चूड़ियां आप मुझे पहना दो। प्रिय दर्शकों, मांगीलाल की पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद वो मणिहारा भी अपने मन ही मन में खुश होने लगता है और मांगीलाल की पत्नी को एक सुंदर सी चूड़ियां पहना देता है। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे मांगीलाल की पत्नी मणिहारी से चूड़ी पहनने के बाद मणिहारी से धीरे धीरे अपना प्रेम का इजहार करती है। उधर मणिहारा भी, प्रिय दर्शकों, दोनों में धीरे धीरे संबंध बनने लग जाते हैं। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब कुछ महीने 2 महीने निकलने के बाद उधर मांगीलाल अपने बिजनेस से फ्री होकर के अपने घर को लौटता है तो प्रिय दर्शकों, वो अपनी पत्नी को देखता है कि मांगीलाल की पत्नी मांगीलाल से ठीक तरीके से बात भी नहीं करती है, ठीक तरीके से उसका कोई ख्याल नहीं रखती है। लेकिन फिर भी मांगीलाल चुप रहता है। मांगीलाल सोचने लगता है कि बड़े दिनों के बाद मैं घर पे लौटा हूं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मुझसे ठीक से बात कर रही है, नहीं मेरी सेवा चाकरी कर रही है। लेकिन फिर भी मांगीलाल चुप रहता है। सोचने लगता है कि हो सकता है मेरी पत्नी मुझसे इसी वजह से नाराज हो कि मैं बहुत दिनों में घर लौटा हूं। यही सोचकर मांगीलाल चुप रहता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन फिर भी मांगीलाल के दिमाग में एक शक की सुई खड़ी हो जाती है। मांगीलाल सोचने लगता है कि मैं अपनी पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पाता हूं, इसलिए हो सकता है मेरी पत्नी किसी अन्य मर्द के साथ कुछ गलत कर रही हो। यही सोचकर मांगीलाल के दिमाग में तर्क वितर्क की बातें आने लगती हैं। अपनी पत्नी को बदली बदली देखकर मांगीलाल के दिमाग में एक शक की सुई खड़ी हो जाती है और मांगीलाल के दिमाग में तर्क वितर्क की बातें शुरू हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, अब एक रात मांगीलाल अपने घर को रुकता है। उस रात मांगीलाल की पत्नी नहीं तो अपने पति से बोलती है और नहीं अपने पति की सेवा चाकरी करती है और नहीं पति के साथ सोती है। प्रिय दर्शकों, अब मांगीलाल उसी रात अपने पत्नी से कहता है कि प्रिय, मुझे कल फिर से बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा और मुझे वापस लौटने में 1 हफ्ता लग सकता है। तब मांगीलाल की पत्नी कहती है कि ठीक है, आप काल जाओ सो बहाल जाओ, लेकिन आप अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। मांगीलाल की पत्नी इतनी बात मांगीलाल से कहती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही सूर्य उदय होता है, दिन निकल आता है, तो दूसरे दिन मांगीलाल अपना बोरिया बिस्तर उठा करके और अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है प्रिय, मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं और मुझे 1 हफ्ता वापस लौटने में लगेगा, तब तक तुम घर का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। इतनी बात कहकर मांगीलाल अपने घर से निकल जाता है। प्रिय दर्शकों, अब मांगीलाल बिजनेस के सिलसिले में बाहर नहीं जाता है, दिन भर अपने ही नगर में घूमता रहता है, अपने ही दोस्तों के घर घूमता रहता है, दिन भर अपने दोस्तों के घर निकाल देता है। जैसे ही रात का वक्त होता है, मांगीलाल चुपके चुपके अपने घर को आता है। मांगीलाल के घर के पीछे एक बड़ा सारा आम का पेड़ था। प्रिय दर्शकों, मांगीलाल उस आम के वृक्ष पे चढ़ जाता है और आम के वृक्ष पे चढ़कर अपनी मकान की छत पे उतर जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही रात्रि का समय होता है तो मांगीलाल की पत्नी का प्रेमी मणिहारा मांगीलाल की पत्नी के घर पे आता है। तो प्रिय दर्शकों, वो दोनों अब एक पलंग पे हम बिस्तर होने लगते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। तब मांगीलाल अपनी पत्नी को और उस मणिहारे को देखता है और अपने मन ही मन में भारी गुस्सा करता है, लेकिन मांगीलाल उस जगह पर चुप रहता है। प्रिय दर्शकों, जब दोनों हम बिस्तर होते हैं तो मांगीलाल की पत्नी अपने प्रेमी मणिहारा से कहती है
कि प्रिय, अब मेरा पति 7 दिन में वापस घर को लौटेगा, तुम रोज घर पे आया करो और रोज हम दोनों मजा करेंगे। तब मणियारा मांगीलाल की पत्नी से कहता है कि प्रिय, मेरा रोज रोज आपके घर पे आना अच्छा नहीं लगता है। मोहल्ले वाले लोगों को भी ये पता चल चुका है, इसलिए मेरा रोज रोज घर पे आना इम्पॉसिबल है। मणियारा और मांगीलाल की पत्नी से कहता है कि प्रिय, यदि तुम भी मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो आप एक काम करो, या तो मेरे साथ चलो या फिर हम दोनों के बीच में जो रोड़ा है तुम्हारा पति, उसको हम दोनों के बीच से दूर हटा दो, तो ही हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। तब मांगीलाल की पत्नी अपने प्रेमी मणिहारा से कहती है कि प्रिय, तुम्हारा दूसरा सुझाव मुझे अच्छा लगा। हम दोनों मिलकर सेठ मांगीलाल को समाप्त कर देंगे और इसकी संपूर्ण जमा पूंजी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। उसके बाद हम दोनों बड़े आराम से रह सकते हैं, बड़े प्रेम से रह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इन सारी बातों को मांगीलाल अपनी मकान की छत से सुन रहा था, देख रहा था। मांगीलाल अपनी पत्नी के द्वारा खुद की मौत का षड्यंत्र सुनकर मांगीलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिय दर्शकों, अब मांगीलाल फिर से आम के पेड़ में जाता है और आम के पेड़ से होते हुए वापिस मकान से नीचे उतर जाता है और मांगीलाल फिर से रात को ही अपने दोस्तों के घर निकल जाता है। अब मांगीलाल दिन भर यही सोचने लगता है कि इस मुसीबत को कैसे टाला जाए। ये तगड़ी मुसीबत है। मेरी पत्नी और उसका मित्र दोनों ने मेरी मौत का मेरी पत्नी और उसका मित्र दोनों ने मिलकर मुझे मारने का पूरा षड्यंत्र तैयार कर लिया है। मांगीलाल इसी बात को सोचकर बड़ा दुखी रहने लगता है और इसका बचाव का कुछ उपाय सोचने लगता है। प्रिय दर्शकों, जैसे मांगीलाल अपनी पत्नी और मणिहारे की बात को सुनता है तो सोचने लगता है कि इन दोनों ने मेरी मौत का सामान जुटा लिया है। मेरी पत्नी और इस मणिहारे ने मुझे मारने का पूरा पक्का इंतजाम कर लिया है। यही सोचकर मांगीलाल थोड़ा दुखी हो जाता है और मांगीलाल अपने दिमाग में सोचने लगता है कि क्यों न मैं ये लोग मुझे मारे उससे पहले इन दोनों में से किसी एक को मैं मार दूं तो ये मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर मांगीलाल फिर से आम के पेड़ में चढ़ जाता है और आम के पेड़ में चढ़कर अपनी मकान की छत पे उतर जाता है। अब जैसी आधी रात का वक्त होता है, मांगीलाल की पत्नी और वो मणिहारा दोनों सड़क नींद में सो जाते हैं। उन दोनों को गहरी नींद आ जाती है। तभी मांगीलाल अपनी पत्नी और उस मणिहारे के कमरे में जाते हैं। सोते हुए मणिहारे की गर्दन को अलग कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, सोते हुए मणिहारी की गर्दन को काटने के बाद मांगीलाल फिर से अपनी मकान की छत पे होते हुए आम के पेड़ के सहारे से मांगीलाल उतर करके और वापिस अपने दोस्तों के घर चले जाता है और पूरा 7 दिन निकाल देता है। 7 दिन बाद में मांगीलाल अपने घर को लौटता है। उधर मांगीलाल की पत्नी जब उसकी सुबह के वक्त निंद्रा खुलती है, अपनी आंखें खुलती है तो अपने प्रेमी मणिहारे का सर कटा हुआ मिलता है। यह देखकर वो बड़ी सोच में पड़ जाती है, बड़ी दुखी हो जाती है। सोचने लगती है कि यदि इस मणिहारे का लाश मेरे घर से बरामद हुआ तो मुझे फांसी हो जाएगी और मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यही सोचकर मांगीलाल की पत्नी अपने दिमाग में कुछ जुगत लगाने लगती है। सोचने लगती है कि इस लाश को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर मांगीलाल की पत्नी उस मणिहारे के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उन टुकड़ों को कट्टे में भर करके और गंगा नहाने के बहाने से उन कट्टों को गंगा में बहा देती है। प्रिय दर्शकों, अब 7 दिन बाद में मांगीलाल अपने घर को लौटता है और अपनी पत्नी के लिए कुछ छोटे छोटे खिलौने लेके आता है। अब मांगीलाल की पत्नी जैसे ही अपने पति को आते हुए देखती है तो फिर से अपने घर के अंदर चली जाती है। मांगीलाल सीधा अपने घर में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मुझे पानी पिला दो। तब मांगीलाल की पत्नी अपने पति को पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद मांगीलाल की पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो जी, आज तुम 7 दिन में आए हो और क्या मेरे लिए कोई उपहार लेके आए हो? तब मांगीलाल अपनी पत्नी से कहता है
कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए उपहार लेके आया हूं और कट्टे भर के लेके आया हूं। हमारे घर के मेन दरवाजे के बाहर कट्टा रखा हुआ है, उसमें काफी सारे उपहार है, तुम ले लो। प्रिय दर्शकों, मांगीलाल की पत्नी जब जाकर के उस कट्टे को हिलाती है तो उससे हिल नहीं पाता है, इतने सारे उपहार उस कट्टे में भरे हुए थे। तब मांगीलाल की पत्नी उसके पति से कहती है कि ये बहुत भारी कट्टा है, मुझसे हिलता भी नहीं है। तब मांगीलाल अपनी पत्नी से कहता है कि ये बोरी उतनी भारी नहीं है जितनी मणिहारी की लाश में वजन था। प्रिय दर्शकों, जब इतनी बात मांगीलाल की पत्नी अपने पति के मुख से सुनती है तो तुरंत सोचने लगती है कि मेरे पति इस मांगीलाल को पूरी घटना का मालूम चल चुका है और यदि इसने किसी राजा से शिकायत कर दी तो मुझे फांसी हो जाएगी। इससे पहले कि मेरा पति राजा के पास पहुंचे और मेरी शिकायत करे, इससे पहले मैं इसका काम खत्म कर दूंगी। यही सोचकर मांगीलाल की पत्नी अपनी दीवार पर टकी हुई तलवार की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। उधर मांगीलाल भी बिल्कुल सचेत था, वो भी यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी जरूर मेरे साथ कुछ गलत करेगी, कि जैसे ही मैं मेरी पत्नी को मणिहारी की सच्चाई बताऊंगा तो जरूर मेरे साथ कुछ न कुछ गलत करेगी। यही सोचकर मांगीलाल भी बिल्कुल सचेत था, बिल्कुल तैयार था। जैसे ही मांगीलाल की पत्नी अपने पति का मर्डर करने के लिए दीवार पे टकी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाती है, तुरंत मांगीलाल तलवार को पकड़ लेता है और म्यान से निकालकर अपनी पत्नी के गर्दन पे वार करता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही मांगीलाल अपनी पत्नी की गर्दन पे वार करता है, गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से उस चरित्रहीन औरत का खात्मा हुआ। उसके बाद मांगीलाल एक सन्यासी के पास जाते हैं और सन्यासी से गुरु दीक्षा लेते हैं। उसके बाद अपने बिजनेस यानी अपनी व्यापार को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। जब तक मांगीलाल इस धरा पर जीवित रहे तब तक उन्होंने सिर्फ भगवान की सेवा की, भगवान की पूजा की। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से मांगीलाल का जीवन सफल हो गया। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यह समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप जरूर प्रेरणा लेंगे। जी नमस्कार।